नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर सोमवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज रात मेरे जज्बात मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा। वह मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे। हमारी एक वृद्ध माँ थी। मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घरदारी ठीक से नहीं देख सकते थे। जितना मुमकिन होता हम माँ और घर का ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता था। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दोनों भाई मिलकर भी उस तरह घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई और माँ का हाल देखकर उन्होंने सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दी जाए। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वह अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। माँ को पहली ही नज़र में लड़की बहुत पसंद आ गई। माँ मुझसे लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी काव्या घर बहुत अच्छे तरह संभालती है, घरदारी में बहुत होशियार है और आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। माँ को अपने घर की तरफ से बहुत चिंता थी, इसीलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब घर में एक बहू आनी चाहिए। माँ ने मेरे बड़े भाई को काव्य की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से करना चाहती हूँ। तस्वीर देखकर बताओ कैसी लगी। लेकिन भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसी गरीब लड़के से शादी करेंगे क्योंकि वे खुद बहुत सादगी पसंद है और शादी पर कोई दहेज नहीं लेना चाहते, बल्कि सब कुछ खुद सेट करना चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल शादी के लिए राजी नहीं थे। माँ ने काव्य की तस्वीर मुझे दिखाई और कहा कि तुम्हारा भाई तो राजी नहीं। अगर लड़की तुम्हें पसंद हो तो तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ा दो। काव्य मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की मैं चाहता था। भाई की तरह मैं भी अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए माँ ने सोचा कि भाई की जगह मेरी शादी करवा देती है। काव्या बहुत पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और उनके हालात हमसे बहुत अच्छे थे। जब माँ काव्या के घर रिश्ता लेकर गई तो उन्हें लगा कि लड़की वाले इनकार कर देंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने मेरी माँ की बहुत इज्जत की और रिश्ता स्वीकार कर लिया। पापा के गुजरने के बाद यह हमारे घर की पहली खुशी थी। माँ भी अपनी बीमारी भूलकर शादी की तैयारी में लग गई। बेटी के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो काव्या का खूबसूरत चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हो रहा था। काव्या घूंघट डाले बैठी थी और मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने काव्या को शादी का तोहफा दिया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। वह किसी हसीन मूरत जैसी लगी। उसकी खूबसूरती मेरे जज्बात पर काबू कर गई। मैंने अचानक काव्या के हाथों को चूम लिया। वह खामोश सहमी हुई बैठी थी और मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई। उसका यूं शर्माना मुझे अच्छा लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। काव्या ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की यह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। काव्य के रूप में मुझे बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वह भी मेरी तारीफ करती थी। अगले दिन काव्या अपने घर चली गई और मैं सारे दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया तो वह कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी पत्नी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब काव्या लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया
और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा उठी और मैं उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और काव्या की शादी को 5 दिन गुजर गए थे कि काव्या ने सारे घर की जिम्मेदारियां उठा ली। वाकई वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो काव्या के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी काव्या के हवाले कर दी। भाई काव्या के सामने आने से कतराते थे। वे काव्या से पर्दा करने की कोशिश करते थे और अपनी नजरें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे और काव्या से कोई काम नहीं करवाते थे। काव्या भी घर के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी और अब जाकर मम्मी को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। काव्या घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा समय देती थी। वह मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और काव्या का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 2 हफ्ते होने वाले थे, लेकिन एक रात अचानक ही काव्या ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी, आज रात वह अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि काव्या को अचानक यह क्या हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो वह बोली, नहीं, दरअसल वह हर सोमवार की रात अलग कमरे में ही सोया करेगी। उसकी बात सुनकर मैंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है। मेरे लिए तो काव्या के बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर काव्या कहने लगी कि आप परेशान न हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि यदि मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर सोमवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी। और अब मैं अपनी मनौती पूरी करने चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मैंने कहा कि यदि यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुनकर काव्या कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना आसान नहीं, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और वह बस एक ही रात अलग गुजारेगी। काव्या तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे एक पल को भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश रहा कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने पूरे हफ्ते मुझे बहुत प्यार दिया था। मैं एक रात उसके बिना गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब काव्या कमरे में आई तो उसका चेहरा कुछ उतरा सा लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वह बोली कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे छोड़कर मत जाया करो। मेरी बात सुनकर काव्या ने कहा कि उसे हर हाल में अपनी मनौती पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने काव्या को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर जुल्म करती हो और मुझ पर भी। तुम कोई और मन्नत भी तो मांग सकते थे, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी बेकार सी मनौती मांगी है। काव्या हल्के से मुस्कुराई और फिर घर के कामों में व्यस्त हो गई। मैं मम्मी के पास जाकर बैठा तो वह काव्या की बहुत तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह काव्या से कोई शिकायत नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह खुश थे। काव्या ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच कहा है कि अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है और वाकई काव्या ने मेरा घर स्वर्ग बना दिया। सोमवार की रात वह मुझे तड़पता छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेट उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे काव्या की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद न आ जाती, काव्या मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरती रहती और अब उसके बिना मुझे नींद भी नहीं आती थी। काव्या ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात काव्या दूसरे कमरे में चली गई और मुझे अकेले नींद नहीं लगी और मैंने फैसला किया कि अब मैं काव्या को खुद से अलग रहने नहीं दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। यही सोचकर मैं काव्या के कमरे में पहुंची तो वह वहां नहीं थी। मैं उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ा। तभी मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज आई। मैं स्टोर रूम में घुस गया। मेरी पत्नी काव्या मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथ पकड़े उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरे भाई ने कहा,
यह तेरी पत्नी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर बात कर रही थी और जब मैं अंदर आया तो यह चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक भाग निकला। जब मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारी यह हरकत भाई को बता दूंगा तो यह उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला हूँ। अपने भाई की बात सुनकर मेरा गुस्सा से चेहरा लाल हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर काव्या के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। काव्या जो घबराकर कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सदमे में आ गई और बोले, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि काव्या आधी रात स्टोर रूम में खड़ी थी। वह कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मिलने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने काव्या के हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे में ले आया। जिस औरत को मैं अपनी इज्जत समझता था और जिससे अब इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसी ने मेरे ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। अब मुझे समझ आया कि हर हफ्ता मुझे खुश करने के बाद सोमवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया कि उसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे न देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का जिंदगी भर पता न चलता। मैंने काव्या से कहा कि अभी इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मैंने घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। काव्या मेरे पैरों में गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो उसकी किसी बात पर अब मुझे विश्वास नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने काव्या से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुम्हें जो भी कहना है एक बार में कह दो। वह कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जिस पर उसे शर्मिंदगी हो। वह लड़का भी काव्या को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। काव्या के पास उस लड़के की दी हुई कुछ तस्वीरें मौजूद थी और वह लड़का मुंबई जा रहा था, तो काव्या ने सोचा कि वह उसकी तस्वीरें उसे वापस कर दे, क्योंकि काव्या अब मेरी बीवी बन चुकी थी और वह मुझे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वह अपनी माँ से मिलने घर गई तो उसने सब सामान समेटा और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए होटल में बुलाया था कि वह उसकी तस्वीरें वापस करके अपने खुशगवार जिंदगी से आगाह कर दे और वह लड़का भी काव्या को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वह आखिरी मुलाकात काव्या की जिंदगी के लिए बवाल बन गई थी। जब काव्या उस लड़के से मिलने गई तो वहां उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उनकी वीडियो बना ली, जिसमें वह लड़का काव्या का हाथ पकड़कर उसे बाय कह रहा था। काव्या को लगा कि बस उसका यह किस्सा अब खत्म हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वह हर हफ्ते एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वह मेरे भाई की धमकियों से बहुत डर गई थी और मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने यह कदम उठा लिया और वह हर सोमवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम गुजारने लगी। काव्या ने बताया कि हर रात वह मेरे भाई को नींद की गोलियां खिलाकर सुला देती थी, लेकिन अब तुम्हारे भाई को शक हो चुका था। उसने वह नींद की गोलियों वाला दूध नहीं पिया और आज मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, इसीलिए मैं चिल्ला रही थी। यह सब वह अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। काव्या मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वह कह रही थी कि वह भी इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वह जिंदा नहीं रह सकती थी। इसीलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत न की। मैं विश्वास से काव्या को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी नहीं कि मेरा भाई काव्या से नाजायज संबंध बनाने के लिए उसे कमरे में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था। फिर भला भाई अपने ही घर की इज्जत से खिलवाड़ कैसे कर सकता था? और फिर काव्या से रिश्ता के लिए तो भाई ने खुद ही इनकार किया था, तो फिर वह काव्या को अपने पास क्यों बुलाएगा? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। काव्या के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं स्तब्ध होकर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैं काव्या के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को विश्वास की निगाह से भी नहीं देख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उसे कहा कि फिलहाल वह अपने घर चले जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। सुबह मैं खुद काव्या को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त काव्या ने बस एक ही बात कही कि वह मुझे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया मजबूरी में किया। मेरा दिल काव्या की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मैं अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसे छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वह कोई किताब पढ़ रहा था। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास अपने भाई से पूछने के लिए सवाल भी नहीं थे। मेरे भाई ने खुद ही साफ साफ शब्दों में मुझे बताया कि वह रात पानी पीने के लिए निकला और जब उसने स्टोर रूम से आवाज सुनी तो उसने जाकर देखा कि वहां काव्या एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वे दोनों बहुत गलत हालत में थे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं फिलहाल मम्मी को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया कि काव्या कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में किसी काम में दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मुझे काव्या को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत घर बसाने वाली नहीं होती। लेकिन मैं अपना और काव्या का रिश्ता खत्म करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। काव्या मुझे रोज फोन करती, मैं उसका फोन तो उठाता लेकिन उससे ढंग से बात नहीं करता। मेरे दिल में एक गांठ पड़ चुकी थी काव्या की तरफ से। काव्या मुझे कहती कि तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसकी यह बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आता और मैं फोन काट देता। मेरे इतने नेक शरीफ भाई पर इल्जाम लगाना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। भाई मुझ पर रोज दबाव डालता कि काव्या को तलाक दे दो, वह अच्छी औरत नहीं है। भाई कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं माँ से बात करूंगा। मैंने भाई से थोड़ा समय मांगा। मैंने 3 दिन सोच विचार में गुजारा दिए, काव्या को तलाक दे दूं या उसे पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार कर लूं। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि काव्या आखिर गलत ही है। उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि किसी और लड़के से उसके संबंध थे। तो क्या भरोसे कि किसी दिन वह लड़का उससे मिलने आया और वह सोमवार की रात काव्या ने मिलने का वादा किया हो। बंद कमरे में पता नहीं काव्या वह लड़का क्या क्या करते होंगे। सोचकर ही मुझे जी घबराने लगी। काव्या ने से मुझे नफरत महसूस होने लगी। और फिर मेरे भाई ने भी तो बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों से काव्या को बहुत ही गलत हालात में उस लड़के के साथ देखा था। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे काव्या को तलाक दे देना चाहिए। मैं फैसला करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने काव्या से टूटकर मोहब्बत की थी। दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं एक बद किरदार औरत को अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जैसे तैसे मुझे नींद आई। सुबह सोकर उठा और तैयार होकर ऑफिस गया। ऑफिस गया ही था कि मेरी मम्मी का फोन आ गया। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और रो भी रही थी। मम्मी के रोने से मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने पूछा, मम्मी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? मम्मी ने बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वह बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, अस्पताल में एडमिट है, तुम जल्दी से अस्पताल पहुंचो। मम्मी ने मुझे अस्पताल का पता बता दिया और फोन रख दिया। मैं जल्दी अस्पताल पहुंचा। भाई की हालत बहुत सीरियस थी। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने मम्मी को दिलासा दिया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे भाई के बचने की बहुत कम उम्मीद है। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से भाई का एक्सीडेंट हुआ था और भाई के सिर में गहरी चोट आई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। भाई होश में नहीं थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई ठीक हो जाए। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और कहा, मरीज को होश आ गया है, वह सूरज और काव्या को अपने पास बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़कर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने निराश भाव से कहा, देखिए चोट बहुत गहरी है, बचने की बहुत कम उम्मीद है। लेकिन होश में आते ही उन्होंने सूरज और काव्या का नाम लिया था, इसीलिए कृपया करके
आप लोग उनसे मिल ले, लेकिन उनकी हालत बहुत सीरियस है। ज़्यादा बातें नहीं करनी। भाई ने मेरा नाम लिया तो ठीक था, लेकिन भाई ने काव्या का नाम क्यों लिया? इस हालत में वह काव्या से क्यों मिलना चाहता था? फिलहाल काव्या यहाँ नहीं थी, इसलिए मैं भाई के पास चला गया। मुझे देखकर भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई बोले, प्लीज सूरज, काव्या को भी साथ लेकर आओ। मुझे तुमसे और काव्या से बहुत जरूरी बात करनी है। भाई ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनका पूरा सिर पट्टियों से लिपटा था। भाई की हालत देखते हुए मैं जल्दी से काव्या को लेने चला गया। काव्या मुझे देखकर खुश हुई, लेकिन जैसे उसकी एक्सीडेंट की खबर सुनी, वह परेशान हो गई। मैंने कहा, भाई तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। हम दोनों भाई के पास पहुंचे। हमें एक साथ देखकर भाई ने हाथ जोड़ लिए। भाई बोले, काव्या, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मरने के बाद मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है। फिर भाई ने कहा, उस दिन सच में काव्या उस लड़के से आखिरी बार मिलने गई थी, और मैंने ऐसे मोमेंट पर वीडियो बना ली जो अशोभनीय लग रहा था। काव्या तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी और उस लड़के को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी, लेकिन मैंने वीडियो दिखाकर काव्या को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने काव्या पर दबाव डाला कि हफ्ते में एक रात उसे मेरे साथ बितानी पड़ेगी, लेकिन नहीं तो मैं वह वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा और माँ को भी दिखा दूंगा। काव्या बहुत डर गई थी। वह मिन्नतें करने लगी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं सूरज के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। सूरज बहुत अच्छा इंसान है, मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और वह भी मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन मैंने काव्या की एक न सुनी। काव्या मजबूर हो गई। वह किसी भी हालत में तुमसे दूर होना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली और हर सोमवार की रात मेरे साथ रहने लगी। वह हर सोमवार की रात मेरे पास आई, लेकिन वह मुझे एक गिलास दूध पिलाती थी, जिसमें नींद की दवाइयाँ मिला देती थी ताकि मैं सो जाऊं। एक दिन मुझे शक हुआ तो मैंने दूध नहीं पिया। काव्या मुझे बहलाने के लिए स्टोर रूम में गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मुझे उस समय जुनून सवार था। मैं काव्या को पाना चाहता था। मैं उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और वह मुझे रोकने के लिए चिल्लाने लगी। तभी तुम वहां आ गए और मैंने काव्या पर ही इल्जाम लगा दिया। हालांकि काव्या की शादी मेरे ही होने वाली थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। बाद में जब मैंने काव्या को देखा तो उसका दीवाना हो गया। मुझे तुमसे नफरत होने लगी कि इतनी सुंदर पत्नी जो मेरे हिस्से में आने वाली थी, वह तुम्हें मिल गई। जब मैं काव्या को हासिल नहीं कर पाया तो मैं तुम पर दबाव डालने लगा कि काव्या को तलाक दे दो। अगर काव्या मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद मेरे गलत कर्मों की सजा ही भगवान ने दी है। अगर तुम लोग मुझे माफ कर दोगे तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मैं सदमे में भाई की बातें सुन रहा था। मैं भाई को कितना शरीफ समझता था और वह अंदर से इतने घिरे हुए निकले। लेकिन यह समय आरोप लगाने का नहीं था। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। काव्या ने सबसे पहले भाई को माफ किया और कहा, जिस इंसान में अपनी गलती मानकर पश्चाताप करने की क्षमता हो वह महान होता है। मैंने आपको माफ किया। काव्या के कहने पर मैंने भी भाई को माफ कर दिया। हमारे माफ करते ही भाई ने अंतिम सांस ली। लेकिन किसी की मौत से जिंदगी की रफ्तार नहीं रुकती, जिंदगी चलती रहती है। भाई के जाने का दुख तो था, पर समय के साथ संभल गया। मैं और काव्या बेहद प्यार से रहने लगे। जब काव्या मुझ पर प्यार की बारिश करती तो मुझे गहरा पछतावा होता कि मैंने काव्या पर शक किया था। अब मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। यह मेरा उससे वादा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।